उत्तम मध्यम अधम कवि, उत्तम हरिरस लीन, मध्यम मानत मानुसनी, दोसनी अवध प्रवीण। कवियों के तीन तरह के स्वरूप की चर्चा केशवदास ने कभी की थी, लेकिन केशवदास के जीवन के बारे में आप कितना जानते हैं? कौन थे केशवदास? कौन हैं केशवदास? नमस्कार, आप देख रहे हैं साहित्य तक के बुक कैफे का एक दिन एक किताब कार्यक्रम। मैं हूं जयप्रकाश पांडे और आज मैं जिस पुस्तक के साथ उपस्थित हूं उसका नाम है केशव सुनहु प्रवीण। मुगल कालीन हिंदी साहित्यिक परिवेश पर लिखी गई एलिसन बुश की यह किताब अंग्रेजी में प्रकाशित हुई थी, जिसका अनुवाद रियाजुल हक ने किया है। इस पुस्तक की भूमिका और इसका संपादन दलपत राज पुरोहित ने किया है। एलिसन बुश हिंदी की प्रख्यात विद्वान रही हैं। कोलंबिया विश्वविद्यालय न्यूयॉर्क में एसोसिएट प्रोफेसर थी। भारतीय साहित्य एवं संस्कृति पढ़ाती थी। उनके शोध जो है हिंदी साहित्य और इसके बौद्धिक इतिहास पर केंद्रित था। मुगल राजपूत दरबारी संस्कृति और तत्कालीन भारत में उनकी विशेष रुचि थी। किस तरह से भारत में भाषाओं का विकास हुआ, भारतीय भाषाओं में किस तरह के साहित्य रचे गए, किस तरह से उर्दू, हिंदवी, हिंदी आपस में एक दूसरे से गुथी हुई थी, खड़ी बोली कैसे आगे बढ़ी, और उससे भी पूर्व जो रीतकालीन कविता का कालखंड है, जिसे किसी भी रूप में हिंदी साहित्य के आलोचक गौरवकालीन इतिहास के रूप में नहीं देखना चाहते, बल्कि वे उसे चारण युग की तरह से देखते हैं। और शायद इसीलिए रीतिकाल के दौरान जो कवि जिन्होंने रचनाएं की, उनका कोई बहुत महत्वपूर्ण उल्लेख अकादमिक शोधार्थियों के लिए छोड़ दिया जाए और उच्च शिक्षा के छात्रों के लिए तो न तो उनकी रचनाओं की चर्चा होती, न उन कवियों के बारे में बातचीत होती है। लेकिन एलिसन बुश जैसे विद्वानों ने उस दौर को बहुत महत्वपूर्ण माना था। एलिसन बुश की ये किताब पोएट्री ऑफ किंग्स पहली प्रकाशित पुस्तक थी। दूसरी पुस्तक उनकी थी कल्चर एंड सर्कुलेशन, लिटरेचर इन मोशन इन अर्ली मॉडर्न इंडिया। उन्होंने थॉमस डे ब्रूडन के साथ इस पुस्तक को, दूसरी पुस्तक को संपादित किया था। मुगल कालीन हिंदी साहित्यिक परिवेश पर वो लगातार लेख लिखती रही और अंततः उन्हें लगा कि रीतिकाल पर एक ऐसी पुस्तक होनी चाहिए जो उस कालखंड के जो महान कवि थे केशवदास, उनके बारे में बता सके। एलिसन बुश का हिंदी साहित्य के उस कालखंड को पुनर्स्थापित करने के लिए क्या योगदान रहा है, इसे इस पुस्तक की भूमिका लिखने वाले दलपत राज पुरोहित ने, और दलपत राज पुरोहित के साथ साथ अंग्रेजी पुस्तक की, ये हिंदी पुस्तक की भूमिका दलपत राज पुरोहित ने लिखी है। अंग्रेजी पुस्तक की भूमिका उस लेखिका ने लिखी है जो हाल के दिनों में बहुत चर्चित रही हैं, क्योंकि उन्हें भारत का वीज़ा होने के बावजूद, ऑनलाइन वीज़ा होने के बावजूद दिल्ली एयरपोर्ट से इसलिए वापस कर दिया गया था क्योंकि वह वीज़ा नियमों का व्यतिक्रम कर रही थी, ऐसा अधिकारियों का कहना था। यानी अंग्रेजी संस्करण की भूमिका फ्रांचेस्का ऑर्सिनी ने लिखी। फ्रांचेस्का ऑर्सिनी ने एलिसन बुश को बहुत अलग ढंग से याद किया है। उन्होंने अपने निजी संस्मरणों के साथ उनके काम को याद किया और उनका कहना है कि दरअसल केशवदास जो ब्रज भाषा के अद्वितीय कवि थे और जिन्होंने ब्रज भाषा में अपनी कृतियों से एक इस भाव बोध को
विनष्ट किया, खासकर उन विद्वानों के मन में जो हिंदी साहित्य के विकास का क्रम देख रहे थे कि वह युग केवल चारण युग था। ओरछा के बुंदेला दरबार के कवि होने के बावजूद उन्होंने वहाँ की जो गायिका थी राय प्रवीण को, उनको शिक्षित किया था। बादशाह जहांगीर को उन्होंने जहांगीर जस चंद्रिका उनके लिए लिखी थी और उनकी कई कृतियां जो है पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बनती रही। इसके अलावा इस पुस्तक का उद्देश्य यह है कि जो मुगल काल की समावेशी संस्कृति थी, जो जिसमें फारसी और संस्कृत में कोई वैमनस्य नहीं था, बल्कि एक दूसरे के बीच दोनों ही भाषाओं में लिखने वाले लोगों ने, चाहे वह सूफी कवि रहे हों, चाहे ब्रज भाषा के कवि रहे हों, वे एक दूसरे की भाषा से एक दूसरे के चिंतन और विचारों को ग्रहण करते रहे थे। यही वजह है कि जो फारसी के ग्रंथ थे, कम से कम एलिसन बुश का कहना है कि उस दौर के इतिहास को, दरअसल वो जब रीत काल की बात करती हैं और केशव दास जैसे कवियों की बात करती हैं, तो वो बाकायदा यह स्पष्ट करती हैं कि दरअसल रीतकालीन कवियों के बारे में या ब्रज भाषा में जो कुछ रचा गया वह इसलिए सामने नहीं आ पाया क्योंकि उस समय देश के शासक मुगल थे। आम जनता एक दूसरे से, बौद्धिक वर्ग एक दूसरे से ताल्लुक़ रख रहा था, लेकिन इतिहास जो लिखा जा रहा था वह फारसी में लिखा जा रहा था। और जब फारसी का इतिहास, फारसी में लिखा जाने वाला इतिहास किसी भी रूप में गुलामों की जो भाषा थी या आम लोगों की जो भाषा थी, जो ब्रज और खड़ी बोली में या अवधि में उस दौरान जो कुछ लिखा जा रहा था, उसके प्रति न्याय नहीं कर सकती थी। इसीलिए उस समय जो कवि थे, जो महान होते हुए भी उनका कोई उल्लेख उस समय के इतिहास में नहीं मिलता है। इसीलिए जो मुगल राजपूत जो समावेशी संस्कृति थी, जो विकसित हो रही थी, एक महाराजा, बड़े स्तर पर सम्राट, उसके नीचे जो जमींदार और राजा थे जिनके बीच आपस में बातचीत हो रही थी, और उनके अपने जो कवि थे उनके दौरान जो आगे बढ़ रहे थे, उन लोगों का उल्लेख नहीं मिलता है। रीतिकालीन कवियों का उल्लेख जो मिलता भी है तो वह इसलिए मिलता है कि वो या तो सौंदर्य में, नायिकाओं के नक्श के वर्णन में व्यस्त थे, जिसको रीति कहते हैं, या राजाओं की वंदना में। लेकिन हम यह भूल जाते हैं कि इन कृतियों का काव्य मर्म, काव्य तत्व इनके अंदर क्या था। रसिक प्रिया की जो चित्रकला थी, ध्रुपद संगीत जो था, वह किस तरह से, इस पुस्तक में वो बताती हैं कि किस तरह से स्थानीय चीज़ें, संगीत, गीत, कविताएं, वह जो है मुगल काल से यानी फारसी संस्कृत से जुड़ने के बाद वह राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंची। चाहे वह मेवाड़ी हो, चाहे बूंदी हो, चाहे किशनगढ़ी हो, चाहे मालवी हो, चित्रकला से लेकर, संगीत से लेकर, साहित्य से लेकर, संस्कृति से लेकर, यह सब कुछ पूरी दुनिया में उस दौरान पहुंचा। तो उसके पीछे कहीं न कहीं मुगल लोग रहे हैं। उस दौरान की धार्मिक घटनाओं का भी उल्लेख उन्होंने किया है, भाषा का उल्लेख तो किया ही, राजे रजवाड़ों की अपनी जो स्थिति थी, दरबारी काव्य की क्या स्थिति थी, बौद्धिक आडंबर किस तरह से उस दौरान क्या था, और जिसको पंडिताई आप कहते हैं या विद्वान कहते हैं, उनके बीच आपस में किस तरह का माहौल था, उसका भी वर्णन यह पुस्तक करती है। साथ ही साथ कहती है कि जो हिंदी आज की है, खड़ी बोली जो है, और उसके पीछे जो बौद्धिक निर्मितियाँ रही हैं, उनके बारे में हमें अवश्य जानना चाहिए कि जो आखिर क्या वजह थी। केशव दास की जो सबसे बड़ी विशेषता बताती हैं एलिसन बुश, वह कहती हैं कि एक ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ व्यक्ति जिसको विरासत में या जिसको परंपरागत रूप से संस्कृत मिला था, उन्होंने संस्कृत पर और अपने कुल पर गौरव करने की बजाय आम लोगों की जो उस समय की जनभाषा थी, ब्रज भाषा में अपनी कृतियों को न केवल लिखा बल्कि यह स्थापित कर दिया कि अगर अच्छी रचना हो तो उसे किसी न किसी रूप में पूरी दुनिया में स्थापित किया जा सकता है।
बिछुरत प्रीतम प्रीतमा होत जुरस तिहि ठोर, विप्रलम्भ सिंगार कही वर्णत कवि सिरमौर। आप समझ सकते हैं कि किस तरह के श्रृंगार का, किस तरह के अलंकार का प्रयोग उस दौरान हुआ था। अगर आप रीतिकालीन काव्य को समझना चाहते हैं, केशव दास को समझना चाहते हैं, ब्रज भाषा में उस दौरान क्या कुछ लिखा जा रहा था उसको समझना चाहते हैं, और मुग़ल कालीन औरंगजेब के काल तक क्या स्थिति थी, उन 200-300 सालों में किस तरह से हमारी भाषाएं, हमारा साहित्य परिष्कृत, परिवर्तित हो रहा था, इन सबको समझना चाहते हैं तो इस पुस्तक को अवश्य खरीद कर पढ़ सकते हैं। रियाजुल हक जो एक जाने माने लेखक, कवि, अनुवादक हैं और जिन्होंने होशंग मर्चेंट, एदुआर्दो गालेवानो, मीना कंदसामी, गस्सान कनफानी, खालिद हुसैनी, पाब्लो नेरुदा, बर्टोल्ट ब्रेस्ट आदि की रचनाओं का अनुवाद किया है। अरुंधति राय और आनंद तेलतुंबड़े के नियमित अनुवादक हैं और हुम्बोल्ट यूनिवर्सिटी बर्लिन में सिनेमा पर शोध कर रहे हैं। उनको इस बात के लिए बधाई दी जानी चाहिए कि इस पुस्तक का उन्होंने बहुत ही सहज और सरस अनुवाद किया है। हिंदी साहित्य के अध्येताओं के लिए, शोधार्थियों, शिक्षकों, प्राध्यापकों और पाठकों और जिज्ञासुओं के लिए यह एक अनूठी पुस्तक है जिसे वाणिज्य प्रकाशन ने प्रकाशित किया। 595 रुपये इसका मूल्य है। मैं उम्मीद करता हूं कि साहित्य तक के बुक कैफ़े के एक दिन एक किताब कार्यक्रम में जिन पुस्तकों पर मैं अपनी राय रखता हूं वह आपको पसंद आ रहा होगा। इस कार्यक्रम का उद्देश्य आपको विविध विधाओं की पुस्तकों की परिचयात्मक जानकारी देना है ताकि आप उन पुस्तकों को, जिस विधा की पुस्तकों को आप पसंद करते हैं, उनका चुनाव आप अपने पढ़ने के लिए, अपने ग्रंथालय के लिए, अपने निजी संग्रहालय के लिए करें। पुस्तकें पढ़ते रहें, पुस्तकों के बारे में, इस कार्यक्रम के बारे में अपनी राय से अवगत कराते रहें। धन्यवाद।